नरेंद्र मोदी युग ये आज समाप्त हो रहा है? 4 तारीख को जो आने वाला परिणाम है नरेंद्र मोदी की विदाई तय करेगा, या फिर नरेंद्र मोदी एक इतिहास रचने वाले हैं? 2024 के चुनाव में एनडीए कागज पर ज्यादा मजबूत दिखता है, एनडीए मजबूत है आपके अनुसार? कागज पर अभियान के दौरान, चुनावी योजना बनाने के दौरान मुझे एनडीए कमजोर दिखा। आरजेडी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है बिहार में, वो ज्यादा सफल होते हुए दिख रही है। ज्यादा तरफ जो महागठबंधन है वो ज्यादा ऊर्जावान दिखता है। तेजस्वी यादव की आवाज आज 2014 और 2019 की तुलना में ज्यादा गूंज रही है। वो पचपौनिया को जब मैं महसूस कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि पूरे बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में वो एनडीए के साथ है। इसका समीकरण बना तो उसमें सेंध लगाने का प्रयास तेजस्वी यादव ने सफलतापूर्वक करते हुए दिख रहे हैं। सर, बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव संपन्न हुआ है, लगभग मतदान समाप्त होने वाला है, और ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर है कि चाहे बीजेपी हो या राजद हो, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया हो, दोनों अलायंस ने किस रणनीति पर यह चुनाव लड़ा है और किसकी रणनीति फेल हो रही है, कौन यहां पर पास हो रहा है। देखिए, ये समझने के लिए पीओ भारत पर हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं। प्रदीप सर हैं हमारे साथ, राजनीति के विश्लेषक हैं, स्वागत है सर आपका। धर्मवीर पटवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद भी हैं। तो आप दोनों से हम समझेंगे कि दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया दोनों ने 40 सीटों पर जो पुरजोर मेहनत की है, किसको आप पास कहेंगे, किसको फेल कहेंगे, और क्या आधार था दोनों गठबंधनों का टिकट बंटवारे में, और किसका सटीक बैठा है? शुरुआत करिए सर, जहां हॉट सीट है हम चाहेंगे आप वहां से शुरुआत करिए। नहीं, मैं पहले हॉट सीट की बात बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि बिहार, और चूंकि आज तो चुनाव जो संपन्न हुआ है ये 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ है पूरे देश भर में 543 लोकसभा सीटों पर, जिसमें कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है। आज अंतिम चरण का चुनाव जब समाप्त हुआ तो 40 के 40, चूंकि हम लोग बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो इसीलिए बिहार के संदर्भ में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, इस बार का जो चुनाव लड़ा गया ये कहीं ना कहीं अन्य चुनावों की तुलना में, आज 1990 से जो लगातार बिहार में एक राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे, उससे बहुत हद तक अलग हटकर चुनाव लड़ा गया है। बिल्कुल, मैं ज्यादा पीछे जाना नहीं चाहूंगा अर्पिता, लेकिन मैं कम से कम 2014 से लेकर, चूंकि अगर देश की राजनीति में मैं देखूं, अगर हम देखें तो 2014 से एक नई राजनीतिक धारा का विकास हुआ जिसे हम नरेंद्र मोदी युग कहते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी युग ये आज समाप्त हो रहा है? 4 तारीख को जो आने वाला परिणाम है नरेंद्र मोदी की विदाई तय करेगा, या फिर नरेंद्र मोदी एक इतिहास रचने वाले हैं? जवाहरलाल नेहरू के बाद क्या नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर केंद्र में सरकार बनाएंगे? यह सवाल सबसे बड़ा है, और उस सवाल के अंतर्गत अगर हम आपके प्रश्नों को देखें अगर, तो निश्चित रूप से 2014-2019 की तुलना में यह चुनाव एक अलग कहानी लिखेगा। परिणाम क्या आएगा ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है। सर, अगर हम शुरुआत में अगर पूछे आपको बीजेपी की अगर हम बात कर लें तो बिहार में बीजेपी ने क्या रणनीति रखी है? जातिगत आधार रहा, विकास का मुद्दा रहा, या स्थानीय मुद्दे रहे, कैंडिडेट की ताकत पर लड़े या मोदी की ताकत पर लड़े? क्या सोच समझकर बीजेपी ने टिकट बंटवारा किया बिहार की 40 सीटों पर? अर्पिता, देखिए, इस चुनाव को 3 भागों में बांटिए आप। नंबर 1 जनता के स्तर पर, एनडीए के स्तर पर और महागठबंधन के स्तर पर। जनता ने अपना फैसला दिया है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों जो है अपने अपने स्तर से अपने अपने ताकतों के आधार पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया। अब किसकी ताकत, किसकी योजना सफल हुई, किसकी असफल हुई, धोखा कौन खाएगा? जनता या बीजेपी या एनडीए या महागठबंधन, किसे धोखा मिलेगा और किसे सम्मान मिलेगा? यह सवाल सबसे बड़ा है। उस सवाल के दौरान अगर हम इस बात की विवेचना आज करें कि कौन सा जो किसकी योजना सफल हुई, तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा अभी तक जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जनता, बिहार की जनता इस बार एक कुछ नया इतिहास भी रचने जा रही है। मैं तुलना 1952 से नहीं कर रहा हूँ अर्पिता, मैं 2014 से कर रहा हूँ अभी तक की। 2014 में क्या हुआ
2014 के चुनाव में बिहार में त्रिकोणीय संघर्ष था जी। 2000 एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। 2019 में नीतीश कुमार की उस गठबंधन में एंट्री होती है और उपेंद्र कुशवाहा बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2024 के चुनाव में एनडीए कागज पर ज्यादा मजबूत दिखता है। एनडीए मजबूत है आपके अनुसार? कागज पर एनडीए ज्यादा मजबूत दिखती है क्योंकि 2019 में जी जो महागठबंधन के साथी थे दो, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इस चुनाव में एनडीए के साथ रहे। ठीक है, कागज पर एनडीए मजबूत दिखती है, लेकिन चुनाव अभियान के दौरान, चुनावी योजना बनाने के दौरान मुझे एनडीए कमजोर दिखा। क्यों कमजोर दिखा? उसका सबसे पहला कारण मैं बता रहा हूँ। जी सर बताइए। सबसे पहला कारण यह है कि कहीं ना कहीं इस बार चुनावी राजनीति बनाते समय, चुनावी योजना बनाते समय मुझे लगता है कि जो आरजेडी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है बिहार में, वो ज्यादा सफल होते हुए दिख रही है, ज्यादा बेहतर योजना के साथ चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। अच्छा, ठीक है, और वही जो एनडीए का गठबंधन है वो बिखरा बिखरा दिख रहा है जी। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि देखिए इस बार एनडीए की ताकत क्या थी। 2019 के चुनाव में अगर देखूं तो एनडीए की ताकत थी बीजेपी का सुशील मोदी बिहार में जी, जेडीयू का नीतीश कुमार बिहार में जी, और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान जी। आज इन तीनों में से 2024 के चुनाव में दो लोग नहीं है, और तीसरा नीतीश कुमार भी उम्र के अंतिम पड़ाव पर है और कुछ न कुछ कह सकती है आप कि वो थके थके दिख रहे हैं। तो ये एक परिवर्तन है, परिवर्तन। लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन है वो ज्यादा ऊर्जावान दिखता है। तेजस्वी यादव की आवाज आज 2014 और 2019 की तुलना में ज्यादा गूंज रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सर बता रहे हैं चर्चा में, देखिए कि कुल मिलाकर अभी जो चुनावी अभियान था 2014-2019 के मुकाबले जो बीजेपी एनडीए का चुनावी अभियान था, थोड़ी कहीं ना कहीं एक तालमेल की कमी नजर आ रही है। ग्राउंड पर कहीं ना कहीं वो उतनी मजबूती से नहीं काम कर पा रहे। वहीं विपक्ष में अगर देखें, महागठबंधन में देखें, तो तेजस्वी यादव ने अपना कैंपेन काफी मजबूत किया है पिछली बार की तुलना में। क्या लगता है आपको, जो सर बात कह रहे हैं वो सटीक कह रहे हैं या कुछ और भी चीजें आप जोड़ेंगे उसमें? प्रदीप जी की बातों से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। मैं खुद आपको इस लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से कई लोकसभा क्षेत्रों में आम जनता के बीच, कार्यकर्ता नहीं, आम जनता के समर्थकों के बीच गया और वहां जाके जो महसूस किया तो लगा कि जो प्रदीप जी की जो लाइन है कि एनडीए कागज पे मजबूत है जी सर, और व्यवहार में उसकी कमी दिखी जी। हम नवादा के कई विधानसभा क्षेत्रों में काम किए, महाराजगंज के क्षेत्रों में गए, मतलब देखने आपके ये दौरान, तो ये हमको दिखा कि जो आपका जो पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख और शक्ति केंद्र के जो प्रमुख का जो नाम है कार्यकर्ता, आमतौर पर जाएगी तो गांव में वैसी पहुंच नहीं है संगठन की। हमको एक चीज और दिखा, महसूस हुआ एनडीए के दृष्टिकोण से, मैं केवल बात कर रहा हूं अभी जी, एनडीए के दृष्टिकोण से, कि जो हमारे जो बीजेपी का कहीं ना कहीं कैडर मजबूत था, जो बूथ पकड़ थी, वो इस बार कहीं ना कहीं वो पकड़ एनडीए की ढीली पड़ी। आपको ऐसा लगता है? व्यवस्था मैनेजमेंट कम हुआ है, मैनेजमेंट कमजोर दिखी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है जी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये महसूस किया नजदीक से जाने के बाद कि जो समाज के जो अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जी, हम पहली बार गए तो हमको इस शब्द पहले से परिचित नहीं थे। हम बरबीघा में इस शब्द से परिचित हुए, पचपौनिया एक शब्द से जी, और पचपौनिया में जो उन्होंने बताया कि पचपौनिया कौन है, तो पचपौनिया को जब मैं महसूस कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि पूरे बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में वो एनडीए के साथ है। नहीं, किस आधार पर एनडीए के साथ है? किस मतलब जातिगत मुद्दों के आधार पर है? विकास के मुद्दों के आधार पर है? मोदी जी का जो सबसे सफल जो कार्यक्रम जो दिख रहा है उस मतदाताओं के हिसाब से, तो इनका अनाज वितरण का जो काम है वो मुझे सबसे मजबूत दिखा। कुल मिलाकर ये जो 40 की 40 लोकसभा सीटें थी पूरे देश के साथ, बिहार में भी ये जो मुफ्त राशन योजना है भारत सरकार की, मोदी सरकार की, इसने उस एक आम आदमी को जोड़ा है जो अति पिछड़ा है, गरीब है और जिसके लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। ये ग्राउंड की रिपोर्ट देखा है जी। मैं इन सब चीजों में
कई इसको अलग नजरिए से दिखाना चाहूंगा दर्शकों को आज। देखिए, एक सबसे बड़ा फैक्टर बिहार के चुनाव में, एक इस बात में कोई दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। और नरेंद्र मोदी का फैक्टर का मतलब होता है फ्री राशन। नरेंद्र मोदी के फैक्टर का मतलब होता है शौचालय के लिए शौचालय योजना। नरेंद्र मोदी फैक्टर का मतलब होता है कि आवास बनाने के लिए जो 2 लाख 2.5 लाख रुपया जो है शहर में और गांव में अलग अलग परिवारों को दिया गया, वो नरेंद्र मोदी फैक्टर का मतलब होता है 20 रुपए सालाना प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा और 350 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा। नरेंद्र मोदी फैक्टर का मतलब होता है आयुष्मान योजना। केवल नरेंद्र मोदी फैक्टर ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार फैक्टर को आप याद कीजिए। मैट्रिक पास करने पर 10,000, इंटरमीडिएट पास करने पर 15,000, ग्रेजुएट होने पर अब 25,000, अब 50,000, पहले 25,000 हुआ करता था। नरेंद्र मोदी तो नीतीश कुमार का फैक्टर है। नीतीश कुमार का फैक्टर है जो लड़कियों का, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। बिहार के पंचायत चुनाव में जो 50% का रिजर्वेशन दिया गया, नीतीश कुमार का फैक्टर है कि बिहार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को जो 35% का रिजर्वेशन दिया गया। आज आप देखिए, शहर में हर चौक चौराहे पर बिहार पुलिस में महिलाएं काम करने वाली मिलेंगी। ठीक है, तो ये नीतीश कुमार का फैक्टर है। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है, ये सबसे बड़ी ताकत है एनडीए की। देखिए सर, ये बिल्कुल और समय दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सब उससे बड़ी बात आपको याद होगा 2019 के चुनाव में जी सर, जिस प्रकार से क्लीन स्वीप किया था एनडीए ने, 39 आउट ऑफ 40 सीट्स एनडीए जीती थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि बिहार में 2 चाणक्य का मिलन हुआ था। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर का चाणक्य अमित शाह और बिहार का चाणक्य नीतीश कुमार जी। ठीक है, केंद्र में अमित शाह तो सही स्थिति में है, लेकिन मुझे शक है कि बिहार का चाणक्य नीतीश कुमार शायद उम्र के कारण कहे या जिस किसी भी कारण कहे, या फिर जिस प्रकार से उन्होंने अल्टी पल्टी मारने का काम किया सर, ये तो इस गठबंधन को छोड़कर उस गठबंधन में जाना, उस गठबंधन को छोड़कर रातों रात गठबंधन बदल लेना, इससे नीतीश कुमार की छवि गिरी है और उसका नुकसान एनडीए को हुआ दिख रहा है। लेकिन सर, जरूर हम उस पॉइंट पर जरूर और गहराई से चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से हमने ये देखा है कि मोदी फैक्टर, आपने बताया कि बिहार में जो है मोदी फैक्टर काम कर रहा है। मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर बन रहा है इस चुनाव में। मोदी फैक्टर का मतलब है विकास की वो तमाम योजनाएं जो छोटे छोटे तबके तक पहुंची हैं, आम आदमी तक पहुंची। एक बात आपने ये जो कही है कि नीतीश कुमार हो चाहे बिहार में या देश के लिए मोदी हो, जो ये काम हुआ है, जो लोगों के लिए सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, क्या इस बार बिहार में जातिगत मुद्दा विकास के मुद्दे से पिछड़ गया है? क्या बिहार में जातिगत फैक्टर जो हमेशा नंबर 1 पर रहता था, विकास दूसरे या तीसरे नंबर पर आता था, क्या इस बार विकास फर्स्ट फैक्टर बन गया है और जातिगत सेकंड फैक्टर बन गया है? नहीं, मुझे लगता है ऐसा, दुर्भाग्य से। ठीक है, परिणाम तो 4 जून को आने वाले हैं, 3 दिन बाद, लेकिन मुझे ऐसा दिखा है कि जाति का फैक्टर जो है विकास के फैक्टर पर हावी रहा है। उसमें उसकी क्रेडिट जानी चाहिए तेजस्वी यादव को। अच्छा, जो महागठबंधन ने जिस प्रकार की जातीय समीकरण के आधार पर योजनाएं बनाई, उसके चंगुल में एनडीए तो फंस चुकी है। बिहार की जनता कितनी फंसी है मुझे नहीं पता, लेकिन एनडीए तो फंसा है। क्यों फंसा है वो मैं बता रहा हूँ। एनडीए ने अपने एक तरह से कह सकते हैं अलायंस पार्टनर को, पर्टिकुलर बीजेपी को, ये चुनाव थोड़ा महंगा पड़ा। इसलिए महंगा पड़ा कि आप देखेंगे बिहार में जो आज 10 साल की राजनीति है उसके अंदर कि बिहार में सवर्ण के साथ साथ जो अति पिछड़ी जातियां और जो पिछड़ी जातियों में 2 जाति समूह सबसे अधिक बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी थी। सर एक मिनट का पॉइंट लेंगे। मैं बता रहा हूँ, कुशवाहा और वैश्य वर्ग ये सबसे मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी थी। साथ ही कुर्मी जाति, जिसको मिलाकर कुशवाहा कुर्मी मिलाकर लव कुश का समीकरण बिहार में बना, अति पिछड़ों का समीकरण बना, महादलित का समीकरण बना, तो उसमें सेंध लगाने का प्रयास तेजस्वी यादव ने सफलतापूर्वक करते हुए दिख रहे हैं। सर एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अगर हम बिहार में जहां जो 17 सीटें जो बीजेपी खुद जिन पर चुनाव लड़ रही थी, क्या उन 17 सीटों पर बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे जातिगत फैक्टर देखकर उतारे, या फिर मोदी नाम है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा, इस आधार पर उतारे? क्या लगता है आप लोगों को इसके बारे में? कहीं अगर परिणाम उल्टा होता है, इसका मतलब क्या होगा?
अगर अपेक्षित परिणाम नहीं आता, 39 सीट नहीं आती अगर एनडीए को, तो इसका मतलब होगा कि निश्चित रूप से बीजेपी से रणनीति में चूक हुई है जी। और ये तो दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर मैंने कहा ना कि बीजेपी का सबसे बड़ा आधार वोट सवर्ण के साथ साथ जो है वैसे कुशवाहा अति पिछड़ी जातियां रही है, लेकिन इस बार के टिकट वितरण में किस कारण से मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं देना, ठीक है, और आरजेडी के गठबंधन द्वारा साथ कुशवाहा जाति के लोगों को टिकट देना बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है। बीजेपी ने मात्र एक वैश्य जाति के व्यक्ति को टिकट दिया, अपने उस सांसद का टिकट काटा बीजेपी ने वैश्य जाति से, जो 4 लाख वोट से जीत कर गई थी। देखिए, बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये था कि बीजेपी के जीते जिताए सांसद, कई ऐसे सांसद थे जो दोबारा से चुनावी मैदान में थे और उन लोगों को थोड़ा अनुभव था कि चुनाव प्रचार कैसे करना है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी दलों की, चाहे गठबंधन की बात करें, अगर वहां पर 40 सीटों पर अगर हम देखें, चाहे बात राजद की हो, कांग्रेस की हो, एमआईएम भी नई नई एंट्री मार रही है, देखिए, तो ये सारे जो दल है, जो विपक्ष के दल है, और मुकेश सहनी की भी आप देखिए, पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में, पप्पू यादव निर्दलीय खड़े, इन तमाम लोगों को अगर आप देखें तो क्या लगता है आपको कि इनकी रणनीति कितनी बेहतर रही? क्या इन्होंने जो जातिगत फैक्टर का इस्तेमाल किया, कहां किस सीट पर किस जाति को चुनाव में खड़े करना है, क्या लालू यादव सटीक तरीके से काम कर पाए इस बार चुनाव में? देखिए, पप्पू यादव का फैक्टर तो केवल पूर्णिया के लिए है, एआईएमआईएम का फैक्टर किशनगंज में था, लेकिन वो फैक्टर को मुसलमानों ने नेस्तनाबूद कर दिया। मुसलमानों ने एक बार फिर ये साबित किया कि मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठा ब्लॉक में वोट करती है। ये फिर इस बार, पिछली बार भी जितना वोट एआईएमआईएम को मिला था किशनगंज में, इस बार भी मिलने की संभावना नहीं है जी। इस बार मुझे लगता है ऐसा कि अख्तरुल इस्लाम साहिब का शायद जमानत भी नहीं बचेगा किशनगंज में, और कांग्रेस आसानी से किशनगंज की सीट जीतती हुई दिख रही है। कटिहार की सीट कांग्रेस आसानी से जीतती हुई दिख रही है। मुस्लिम वोट में इस बार कहीं कोई विभाजन नहीं हुआ है, 100% वोट जो है एक तरफा, 2 संसदीय क्षेत्र को केवल छोड़ दीजिए आप, एक पप्पू यादव के लिए बटा है पूर्णिया में, दूसरा हिना साहब के लिए बटा है सिवान में। इसके अलावा मुसलमानों का एक भी वोट कहीं भी किसी निर्दलीय को भी नहीं गया है। 100% पोलिंग हुई है महागठबंधन के पक्ष में। लेकिन दूसरी तरफ जिस बात की चर्चा में कर रहा था कि बीजेपी का आधार वोट जो कुशवाहा और वैश्य जो रहा है, उसको बीजेपी कुशवाहा को एक भी टिकट नहीं दी। वैसे जाति से केवल एक संजय जायसवाल उम्मीदवार है बीजेपी से, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने 7 कुशवाहा को लड़ाया, 3 वैश्य को लड़ाया महागठबंधन, तो इसका फायदा मिलते हुए दिख रहा है उसको। महागठबंधन जाति के आधार पर जो टिकट बंटवारा किया है महागठबंधन, वो फायदे में है, बीजेपी नुकसान में। हर चुनाव में आप एक और चीज जो याद करने की है, ध्यान देने की है, कि हर चुनाव में आरजेडी विशेष रूप से और जो महागठबंधन है राजपूतों को अच्छी खासी संख्या में चुनाव में टिकट दिया करती थी जी। अब बात कर लेते हैं, लेकिन इस बार जो है महागठबंधन ने केवल एक राजपूत को टिकट दिया है। निखिल कुमार जैसे व्यक्ति का भी टिकट राजपूतों का काट दिया, मुसलमानों का टिकट काट दिया आरजेडी ने, ठीक है। एकदम निर्ममता से मुसलमानों का भी टिकट काटा है, जो कि कारण है कि जहां अगर मुसलमानों को टिकट देती थी आरजेडी तो उसके खिलाफ हिंदू प्रोहेशन होता था जी। और यादव भी आरजेडी का छोड़ के भाग जाते थे, हिंदू बन जाते थे। इसीलिए आरजेडी ने चालाकी से इस बार, आरजेडी ने इस बार अपनी राजनीति बदली है, लेकिन यादवों का टिकट बढ़ा दिया है। फिर आरजेडी ने साबित किया कि आरजेडी को पिछड़ी जातियों में एक चारा फेंका है कुशवाहा की तरफ, कुशवाहा जाति की तरफ। चूंकि बिहार में आप देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। 2025 में ये लोग मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसलिए आरजेडी ने उस चारा को घोटाला में बदलने के लिए जो है आरजेडी ने इस बार कुशवाहा को रिझाने का प्रयास किया है, बहलाने का प्रयास किया है, फुसलाने का प्रयास किया है। एक अंतिम कमेंट आपसे भी लेंगे कि यहाँ पर अगर हम बात करें जदयू की, तो जदयू का तीर कितने निशाने पर लगा है? देखिए, कुल मिलाकर सब अपना चुनावी अभियान चला रहे थे, लेकिन जदयू का मामला कहीं कहीं ठंडा दिख रहा था। जो 16 सीटें जदयू के खाते में आई, नीतीश कुमार क्या 16 की 16 सीटों पर सटीक निशाना लगा पाए? आपको क्या लगता है? हम आपको इसमें आपके पॉइंट पाने से पहले एक लाइन इसमें और जोड़ना चाहेंगे। जो आप प्रदीप जी ने जो कहा कि लालू जी ने या तेजस्वी ने फंसा दिया है एनडीए को, उसमें मेरा केवल इतना कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जितना विकास का काम हुआ एनडीए की सरकार में, विकास की धारा बही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक। लेकिन किसी भी मंच से ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने,
ना भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेताओं ने, सब लोग उन मुद्दों को छोड़ करके, विकास वाली बात को छोड़ करके, जो मैंने महसूस किया है, वो लोग स्थानीय मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे जिनकी उस लेवल पे चर्चा की जरूरत नहीं थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विकास वाला जो मुद्दा था वो एनडीए की तरफ से उसको छोड़ दिया गया, और एनडीए जो है तेजस्वी के जाल में फंस करके विकास को छोड़कर और जाति पे आ गए। अब जेडीयू की बात करूं तो सबसे आपके नजदीक हमारा पड़ोस में जहानाबाद सीट है, एनडीए का जदयू का सीट वो बिल्कुल फंसा हुआ है, क्योंकि वहां वो भूमिहार बहुल क्षेत्र है। पूरे बिहार में देखेंगे तो 1, 2, 3 सीट है गिना चुना जिसपे भूमिहारों की आबादी 20%, 18% है, वैसे सीट में आता है जहानाबाद। जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रोशी जी प्रत्याशी पिछली बार भी थे, पिछली बार भी उनका विरोध हुआ था, लेकिन जदयू नेतृत्व की तरफ से कहा गया था कि अगली बार उसको दिया जाएगा। इस बार फिर उसी को रिपीट कर दिया गया प्रत्याशी का। बहुत विरोध है, प्रयास कर रहे हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं, पूरी पार्टी उतर गई है जहानाबाद में आज के दिन में, तो जदयू फंसी हुई है। इसके अलावा जो सीवान सीट है, अगर हम ऐसे बात करते हैं तो पिछली बार की तरह जदयू भी अपने अचीव नहीं कर पा रही है, पिछले टारगेट को फेल कर रही है, वहां पे उसका मिशन कमजोर पड़ रहा है और सीटें घटने की पूरी संभावना है, बल्कि बीजेपी की तुलना में जदयू की सीटें ज्यादा घटती हुई प्रतीत हो रही है इस बार के चुनाव में। जदयू नुकसान में है, यानी जदयू की जो अपनी सीटें हैं उसमें जदयू नुकसान में है, और इसका बड़ा कारण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इधर से उधर जाना, लोगों की विश्वसनीयता इधर से उधर जाना, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति का कमजोर होना। मैं स्पष्ट मानता हूं कि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से काफी कमजोर पड़ गए हैं, और उनकी ये कमजोरी कहीं न कहीं उनकी पार्टी को कमजोर कर रही। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। और एक फाइनल कमेंट, एक और फैक्टर है, देखिए कि इस बार के चुनाव में एनडीए के जो सांसद थे 39 के 39, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था जी, ठीक है, स्थानीय स्तर पर अधिकतर सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन एनडीए शायद उसे समझ नहीं पाई। अधिकतर प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे उनको बदलना चाहिए था, नहीं बदला, और चूंकि महागठबंधन के सभी प्रत्याशी फ्रेश थे, नए थे, उनसे कोई अपेक्षा नहीं थी जनता का, तो जनता थोड़ा उदारता से जो है, हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है एनडीए के लिए जो पॉजिटिव है, एनडीए के लिए पॉजिटिव ये है कि नरेंद्र मोदी का नाम और नरेंद्र मोदी का काम, और दूसरा जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है लालू राबड़ी का जो 15 साल का राज था, उससे जो डरी हुई जनता है बिहार की, वो एनडीए की ताकत है। लेकिन एनडीए की कमजोरी क्या रही इस बार? एनडीए की सबसे बड़ी कमजोरी रही स्थानीय कारण, स्थानीय उम्मीदवार, और कहीं ना कहीं जो अब मैं कहूं कि जो आरजेडी और लेट महागठबंधन द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह हुए है जातियों का, जातिगत समीकरण, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं एनडीए भेद पाने में कुछ हद तक कहीं अधिकतर जगहों पे फेल करती हुई दिखी है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। तो कुल मिलाकर इस चुनावी चर्चा में एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि बिहार की अगर हम खास तौर पर बात करें तो 40 सीटों पर चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सभी ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन सटीक निशाना किसका लगा है ये भी आपको बताएंगे, को जानकारी मिलनी चाहिए जी, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं ना कि बिहार में, चूंकि बिहार का चुनाव जातिगत समीकरण के बिना होता नहीं, ठीक है, जाति सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, तो आप एक चीज देखिए, आप इस बार टिकट का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, ठीक है, कहाँ किसका जोर रहा, इस पर ध्यान दर्शकों का ज्यादा जाना जरूरी है, ठीक है। आप देखिए कि जैसे महागठबंधन की ओर से जो है बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत कम जातियां हैं जिनको की प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये बात मैं दोहरा रहा हूं, बहुत ही कम जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है महागठबंधन के द्वारा। महागठबंधन जातिगत समीकरण के साथ, जाति हम अलग करेंगे सर, इसीलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि हाँ, इसीलिए अब इसको नहीं, इसको हम एक अलग बनाएंगे, इसीलिए हाँ, इसको एंडिंग कर देंगे। नहीं, आज ही कर लेंगे, बट इसको एक अलग चंक में लेंगे हम, इसीलिए ठीक है, इसको एंडिंग करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज की चुनावी चर्चा में एक बात तो बहुत क्लियर हो चुकी है कि चाहे बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, सभी ने अपनी कोशिश तो बहुत की, लेकिन सही साबित कौन होगा ये कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे अपने एग्जिट पोल के जरिए। तो जरूर हमारा एग्जिट पोल देखिए और तब आप समझ पाएंगे कि जितने भी धरातल पर इन लोगों ने कोशिशें की हैं, किसकी कामयाब हुई है, एग्जिट पोल में सारी तस्वीर हम आपको क्लियर कर देंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए।